इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। विद्यासागर विश्ववंद श्रमणं भक्त्या सदा संस्तवे सर्वोच्चम यमिनम। हिमांशु जी कलरिया भी आ गए हैं। हिमांशु शेफाली कलरिया। सर्वोच्चम यमिनम विनम्य परमं सर्वार्थ सिद्धि प्रदम ज्ञान ध्यान तपो विरक्त मुनिपम विश्वस्य विश्वाश्रयं साकारं श्रमणं विशाल हृदयं सत्यं शिवं सुंदरं रुचिरदीप्तिकरं शुभदीपिकं सकललोकसुखाकरमुज्ज्वलं तिमिरजालहरं प्रकरं सदा किलधरामि सुमंगलकं मुदा। ओम ह्रीं अज्ञानतिमिरं दीपक प्रज्वलनम करोमि। चलेगा। और मुकेश जी बड़ा घर गुणायतन के संस्थापक सदस्य और गुरुकुलम के गुरुकुल मित्र के रूप में पधारिएगा। जिनवानी जग मैया जनम दुख मेट दो, जनम दुख मेट दो, मर दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जनम दुख मेट दो। चलेगा। हमारे नवरत्न परिवार और जो मुख्य अतिथि हैं पाद प्रक्षालन के लिए पहुंचेंगे। आ रहे वो सबको सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। हाँ, संजय जी जोड़ी से आ जाएं। डॉक्टर साहब भी आज जोड़ी से ही हैं। लास्ट दिन लेकर के आ गए जोड़ी साथ में। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदने गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर खुले। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन ये गुलाल बने। और चलेगा। हम आमंत्रित कर रहे हैं डॉक्टर सुभाष जी जखेरिया साहब पधारें, जिनके लिए आमंत्रित किया है। चलिए पवन जी। हाँ, बाकी लोग शीघ्रातिशीघ्र अपना स्थान ग्रहण करें। आज भावना योग के ऑनलाइन शिविर के अंतिम दिवस चलेगा। भावना योग के ऑनलाइन शिविर पर डॉक्टर सुभाष जी जखेरिया अपनी बात यहां पर रख रहे हैं। हम पिछले कई दिनों से भावना योग की विधि समझ रहे थे और उसके पीछे का जो विज्ञान है उसको समझ रहे थे। आज दरअसल जिन चीज़ों पर चर्चा होनी है उससे आपको ये समझ में आएगा कि फील टू हील ये नाम क्यों रखा गया। आज दरअसल हम चैप्टर 9, 10 और 11 में जो वर्णित है कि भावना योग से किन चीज़ों की रूट पर
व्यवहार होता है वो हम आज समझेंगे। पिछले दिनों में आपने अच्छी तरह समझ लिया है कि जैसी भावना या सोच वैसा अनुभवन और वैसा ही निर्माण। निर्माण से मतलब है व्यक्तित्व, और व्यक्तित्व जो है वो 3 चीजों से मिलकर बनता है, शरीर, मन और चेतना। भावना योग इन तीनों स्तर पर, तीनों स्तर के स्वास्थ्य को देने में सक्षम है। शरीर में शारीरिक, मन में मानसिक और चेतना में चैतसिक। इस प्रकार ये तीनों स्वास्थ्य भावना योग से ठीक होते हैं। वैज्ञानिक निष्कर्ष बताते हैं कि मानसिक तनाव से 70% रोग होते हैं। ये 70% कहना ऐसा ये मन से नहीं कहा जा रहा। महाराज जी ने अपनी इस पुस्तक में पूरे उदाहरण दिए हैं, रेफरेंस दिए हैं कि किस प्रकार से 70% रोग केवल मानसिक तनाव से होते हैं। रोग यानी शारीरिक अस्वस्थता, जैसे मधुमेह, ब्लड प्रेशर, पाचन रोग और यहाँ तक कि कुछ कैंसर, जिसमें पर्टिकुलरली ब्रेस्ट और ओवरी के कैंसर हैं, वो भी खराब भावनाओं के कारण और खराब अनुभवन के कारण होते हैं। जब भावनाएं नकारात्मक होती हैं तो टॉक्सिक केमिकल्स जैसे एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल ये सिक्रीट होते हैं, और जब भावनाएं सकारात्मक होती हैं तो हीलिंग हार्मोन्स डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स, इनका स्तर बढ़ता है। अब हम क्यों इन हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं, तो इसका जो आपको जो समझना है, भले ही नाम याद ना हो, केवल इतना याद रख लें कि खराब हार्मोन या नकारात्मक भावनाओं को प्रोड्यूस करने वाले हार्मोन, और दूसरे हैं सकारात्मक भावनाएं प्रोड्यूस करने वाले गुड फील गुड हार्मोन्स या हीलिंग हार्मोन्स। इन हार्मोन्स की जब टॉक्सिक केमिकल्स की संख्या, ये मात्रा बढ़ती है तो इम्यूनिटी कम हो जाती है। अब आगे का विवरण विस्तार से महाराज श्री के प्रवचन में आपको मिलेगा। नमोस्तु महाराज जी। अभी डॉक्टर साहब ने अपने थोड़े शब्दों में तीनों अध्याय का सार आपको बता दिया। मैं नहीं चाहता कि उसकी पुनरावृत्ति मैं करूं, पर कुछ ऐसी बातें जो आज के संदर्भ में जानना बहुत जरूरी है, मैं आप सबसे करूंगा। जो बातें पुस्तक में लिखित है और जो बातें बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, उसे बार बार दोहराने का औचित्य मुझे नहीं दिखता। लेकिन जो बातें हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, उसे बताना मैं आवश्यक समझता हूं। सबसे पहले हमारे स्वास्थ्य की अवधारणा क्या है। आपसे पूछा जाए कि स्वास्थ्य का लक्षण क्या है, तो आप क्या कहोगे? अथवा किसी व्यक्ति से कहा जाए कि ये बड़ा स्वस्थ आदमी है, तो आपके नज़र में, आपकी दृष्टि में कैसे व्यक्ति की छवि उभरेगी? मतलब जो शारीरिक रूप से पूरी तरह फिटनेस रखता है ना, ये स्वास्थ्य की पहचान है। ये अधूरी है। हमारे स्वास्थ्य का संबंध कोरे फिटनेस से नहीं है। हमारे स्वास्थ्य का संबंध फिटनेस के साथ वेलनेस से। इलनेस से वेलनेस की ओर बढ़ना हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। बीमारी से स्वस्थता की ओर बढ़ना। वेलनेस कैसे डेवलप हो, भावना योग हमें उसका मंत्र बताता है। शास्त्रकारों ने लिखा है, समदोष समाग्निश्च
समानश्च मलक्रिया समधातु समाग समदोष समाग्निश्च समानः मलधातवः प्रशांतात्मा इंद्रिय मनश्चेति स्वस्थ इति विधीयते। स्वास्थ्य को बहुत व्यापक दृष्टिकोण से देखा गया। आज जो चिकित्सा पद्धति है जिसकी चर्चा अभी डॉक्टर साहब ने की, वो हमारे शरीर के लक्षणों के आधार पर चिकित्सा की जाती है, लेकिन भारतीय अवधारणा में जो चिकित्सा है वो एक हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट है, समग्र चिकित्सा। समग्र चिकित्सा का मतलब समग्र स्वास्थ्य। जो समग्र स्वास्थ्य को पहचानेंगे वे ही समग्र चिकित्सा दे पाएंगे। पश्चिम में यह अवधारणा ही नहीं है। वे शरीर और ज्यादा से ज्यादा मन, चेतना के स्तर तक तो गए ही नहीं। हमारे यहाँ शास्त्र की अवधारणा बहुत व्यापक है। समदोष, बात पित्त कफ तीनों समान। समाग्निश्च, जिसकी अग्नियां समान हो, जिसके मल और धातु समान हो, और प्रशांत आत्मा, प्रशांत इंद्रिय और प्रशांत मन हो, वह स्वस्थ है। समग्र स्वास्थ्य का लक्षण जानना बहुत जरूरी है। अब समग्र स्वास्थ्य को हम पाना चाहते हैं, हमारी आत्मा प्रशांत हो, हमारा मन प्रशांत हो, हमारी इंद्रियां संयत हो और हमारा शरीर स्वस्थ हो, तब हम मस्त हो पाएंगे। प्रायः हमारे शरीर में किसी प्रकार के रोग दिखते हैं, शारीरिक लक्षण प्रकट होता है। देखने में तो शरीर के ही लक्षण दिखते हैं। सिर में दर्द हुआ, आपने एक दवाई खा ली, क्या कॉम्बीफ्लेम, यही लेते हैं ना। पेट में दे लिया, एक गोली खा ली। शरीर में कोई पीड़ा हुई, आपने सीधे दवाई ले ली और आपने सोचा मैंने ट्रीटमेंट कर लिया। और जितने डॉक्टर है वो यही ट्रीटमेंट देते हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? केवल रोग को दबा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दबा रहे हैं। जिन कारणों से बीमारी आई उनको दबा दिया, जबकि हमारी जो चिकित्सा है वो रोग को दबाने की नहीं, रोग को मिटाने की है। रोग को दबाना, दवा देना। देखो, आपके यहाँ मेडिसिन दवा और हमारे यहाँ औषधि, क्या है? औषधि। दवा और औषधि में मौलिक अंतर है। दवा जो रोग को दबाए और औषधि जो और शोधन कर जाए, जो अंदर का शोधन करे, शुद्धि करे। तो हम जब केवल शारीरिक लक्षणों को देखकर चिकित्सा लेते हैं तो उसका संबंध केवल शरीर के स्तर तक होता है। कुछ रिलीफ भी मिलता है, उसे नकारा नहीं जा सकता। बुखार आ गया, दवाई खाओगे बुखार उतरेगा। दर्द हो रहा है, दवाई खाओगे दर्द मिटेगा। और कोई किसी तरह की परेशानी है, आपने दवाई खाई पर वो शरीर के स्तर की पीड़ा को शरीर के स्तर तक निपटा दिया, लेकिन दोबारा वैसा ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमारी परंपरा कहती है कि किसी भी शत्रु को और किसी भी समस्या को ऊपर ऊपर मत निपटाओ, उसको जड़ मूल से उखाड़ो। और जड़ मूल से उखाड़ने के लिए जड़ को पहचानो। तुम्हारे अंदर जो बीमारी है,
इसकी जड़ कहां है? वैज्ञानिक कहने लगे हैं, डॉक्टर साहब ने भी बोला भी है और मैंने इस पुस्तक में उसका उल्लेख भी किया कि हमारी 70% शारीरिक बीमारियों का संबंध भावनात्मक असंतुलन से है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा प्रतिष्ठापित सत्य है। कितनी बीमारी? 70%। अब तुम उस बीमारी से लड़ रहे हो, जड़ को पहचान नहीं रहे हो। ये भावनात्मक असंतुलन तुम्हें अंदर से बीमार कर रहा है। अरे भाई, भावनात्मक असंतुलन तुम्हें अंदर से बीमार नहीं कर रहा है, असली बीमारी ही भावनात्मक असंतुलन है। और यदि तुमने भावनात्मक संतुलन विकसित करने की क्षमता हासिल कर ली तो 70% बीमारियों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। 70% क्या होता है? आप अपने आप स्वस्थ रहोगे, फिर ज्यादा डॉक्टरों की चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपना भावनात्मक संतुलन, आज चिकित्सक और विज्ञानी यह कहते हैं कि हमारी बहुत सारी जो बीमारियां हैं, इसको एक नया शब्द गढ़ दिया गया, लाइफ स्टाइल डिजीज। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा, ये सब बीमारियां क्या है? इन सब की जड़ है अनियंत्रित तनाव और असंतुलित भावना। यदि व्यक्ति अपने तनाव का प्रबंधन करना सीख ले और अपनी भावनाओं पर संतुलन लाना सीख ले तो इन बीमारियों पर बहुत अंशों में नियंत्रण पाया जा सकता है। ऐसे अनेक उदाहरण सामने आए जिन्होंने नियमित भावना योग किया, उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हुआ, उनकी कई लोगों की धड़कनें बढ़ती थी, उनकी हृदय की धड़कन ठीक हुई। डायबिटीज में इंसुलिन की मात्राएं घटी है। एक समय आने पर मैं ये नहीं कहता कि सब रोगों की दवा भावना योग है, और ऐसा कभी करना भी मत। चिकित्सा तो जहाँ चिकित्सा की जरूरत है करो, लेकिन उस चिकित्सा के साथ इसे भी जोड़ो। इसे जोड़ोगे तो तुम्हारी बीमारी जल्दी नियंत्रित होगी, और बीमारी ही नियंत्रित नहीं होगी, भविष्य में तुम्हारा स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहेगा। और मैं तो आपसे कहता हूँ, बीमार पड़ने के बाद भावना योग करने की जगह भावना योग शुरू कर दो, बीमारी की नौबत ही नहीं आएगी। अभी से करो ना, स्वस्थ दशा में करो ना, पहले से अपने अंदर संतुलन स्थापित करने की चेष्टा करो, तो चीज़ें अपने आप व्यवस्थित होगी, नियंत्रित होगी, और वो हमारे जीवन को गति देने में सहायक बनेगी। कंट्रोल हो सकता है। क्यों? ये ब्लड प्रेशर आदि जो बीमारियां हैं, अभी आपसे कहा कि हमारी भावनाओं से हमारे शरीर में रहने वाले हार्मोन्स प्रभावित होते हैं, भावनाएं प्रभावित करती है। कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो बड़े विषैले हैं, खतरनाक है, हार्मफुल है, हानिकारक है, बैड हार्मोन है, और अगर वैज्ञानिक नाम बोले तो कॉर्टिसोल है, एंड्रोक्लाइन है, एंड्रोलाइन है, क्या नाम है, हाँ, एड्रिनल। ये कुछ हार्मोन है, नाम कुछ भी हो भैया। ये इनका जब स्राव ज्यादा होने लगता है तो ये हमारे शरीर पर और हमारे मन पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं, वैज्ञानिकों ने इसे सिद्ध कर दिया, प्रतिक्रमण करते हैं, प्रत्याख्यान करते हैं, सामायिक करते हैं, तो इससे हमारे अंदर का इमोशनल बैलेंस बन जाता है।
अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव में परिवर्तन आता है, और जो हमारे लिए उपकारी हार्मोन्स हैं, गुड हार्मोन्स, डोपामाइन, सेरोटोनिन जैसे, एंडोर्फिन जैसे, ऐसे हार्मोन्स बहुत तेजी से सक्रिय होते हैं, और उनकी सक्रियता से हमारी बीमारियां नियंत्रित होना शुरू हो जाती है। एक बीमारी है मोटापा, आजकल हर कोई उसका शिकार है। अतिरिक्त तनाव के कारण लोग ज़्यादा खाते हैं। इसके लिए कहा गया आजकल इमोशनल ईटिंग। क्या है? इमोशनल ईटिंग। अब बस खा रहे। अगर आप नियमित भावना योग करोगे तो आपको ये आभास होने लगेगा क्या खा रहे, नहीं हम क्यों खा रहे हैं, क्यों खाएं, कब खाएं, कैसा खाएं, कितना खाएं, ये विवेक भावना योग आपके मन में जगह देता है। तो जो इमोशनल ईटिंग है उसका स्थान माइंडफुल ईटिंग बन ले लेती है कि आप क्या खाएं, कब खाएं, कैसा खाएं, कितना खाएं। मेरा पेट है, लेटर बॉक्स का डब्बा नहीं कि उसमें पोस्ट कार्ड भी डाल दो, अंतर्देशी भी डाल दो और लिफाफा भी डाल दो। क्या डालना है ये तो देखो। ये एक विवेक जब अंदर से आता है तो स्वाभाविक रूप से हमारे खाने पीने में संयम आता है, मोटापा कम होता है, तनाव घटता है तो हमारी भावनाएं बदलती है। ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, शरीर के चयापचय की प्रक्रिया को ठीक करता है। इससे थायराइड के पेशेंट्स की बीमारियां कम हो गई, जो 100 mg की दवाई लेते थे 25 mg तक आ गए। कई लोगों ने और नियमित किया तो पूरे जड़ से चले गए। डायबिटीज की दवाइयों की डोज कम हो गए लोगों के, और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से भी लोगों ने मुक्ति पाई है। इसी मंच से अनेक लोगों ने अपने अपने अनुभव सुनाए हैं। क्यों? इससे हमारे अंदर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, और इसीलिए इसे न्यूरो इम्यूनोलॉजी कहते हैं। PNI का जो सिस्टम है, वैज्ञानिकों ने इसे सिद्ध किया। तो हम अपने शरीर को ठीक करना चाहते हैं, भावनाओं को ठीक करें। किसको ठीक करना है? भावना को। और भावना योग क्या करेगा? भावनाओं में संतुलन देता है, और कुछ नहीं, काम ही इसका है। तो रेगुलेटर क्या है? भावना। रेगुलेट करना है किसको? भावनाओं को। हमें नियंत्रित करना है किसे? भावना को। हमें प्रबंधित करना है किसे? भावना को। जड़ को करेंगे तो ऊपर की चीजें तो अपने आप ठीक हो जाएगी। तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भावना योग एक अभिनव प्रयोग है। मानसिक स्वास्थ्य क्या है? हमारे जितने भी मानसिक बीमारियां हैं उसके विषय में मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि मनुष्य के अंदर की जो अव्यक्त भावनाएं हैं वही उसकी जड़ है। हमारी बहुत सारी भावनाएं अव्यक्त रहती है, और अव्यक्त भावनाएं हमारे अंदर अनेक प्रकार की मनोविकृतियां उत्पन्न कर देती है, जिससे डिप्रेशन होता है, जिससे चिंता आती है, जिससे अनिद्रा की स्थिति आने लगती है, जिससे कई तरह की OCD जैसी बीमारियां आने शुरू हो जाती है, फोबिया होना शुरू हो जाता है। ये सब हमारे मन के असंतुलन का कुपरिणाम है। जब हम भावना योग करते हैं तो उस भावना योग के प्रभाव से मन में एक सहज संतुलन विकसित होना शुरू हो जाता है, और उस सहज संतुलन के वजह से हमारा ये सारा आवेग शांत हो जाता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रतिक्रमण करते हैं, हम प्रत्याख्यान करते हैं या सामायिक करते हैं,
तो इंटरनल स्थिरता आती है, स्टेबिलिटी आती है, जो हमारी सारी भावनाओं को संतुलित करके हमारे मन को मस्त कर देता है। यदि इसे दूसरे तरीके से कहे तो हमारे यहाँ मनोवैज्ञानिकों ने इसमें 2 स्तर पर विश्लेषण किया। एक, हमारी भावनाओं से हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों का संबंध है। अच्छी भावनाएं अच्छी अंतःस्रावी ग्रंथियों को सक्रिय करती है और अंतःस्रावी ग्रंथियों की सकारात्मक सक्रियता से हमारी भावधारा अच्छी बनती है, जो हमारे लिए हमारे मन को शांति, सुकून, प्रसन्नता और आह्लाद प्रदान करती है। अगर हमारी भावनाएं नकारात्मक होती हैं तो हमारे अंदर उस तरह के नकारात्मक स्राव उत्पन्न करने वाली ग्रंथियां सक्रिय हो जाती है, जो हमारे अंदर के नकारात्मकता को विकसित करती है और उससे हमारा मन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है, जो हमें चिंता में, शोक में, अवसाद में, डिप्रेशन में डुबो देता है। अनेक प्रकार की मनोविकृतियां प्रकट होती है। उन सब मनोविकृतियों को दूर कर सकते हैं जब हम भावना योग करते हैं। हम ये प्रार्थना करते हैं कि मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सकारात्मक रहना है। और जब हम ये अनुभव करने लगते हैं कि मैं सहज हूँ, शांत हूँ, संयत हूँ, सकारात्मक हूँ, सहजोहम, शांतोहम, संयतोहम, सकारात्मकोहम, ये प्रार्थना का भाव और ये अनुभव अंदर आने लगता है तो हमारी भाव दशा परिवर्तित होती है और हमारा मन शांत होता है। यह हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाता है। और इसे अगर हम आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में बात करते हैं तो कहता है कि हमारी भावनाएं हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करती है। हम जैसी भावनाएं भाते हैं और उस भावना में जैसा देखते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, उन सब के संस्कार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जम जाते हैं और जो बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जमी होती है वही कॉन्शियस माइंड में प्रकट होती है। हम अगर नकारात्मकता को अपने अंदर भरते हैं तो हमारे जीवन को नकारा बना देती है और सकारात्मकता से भरते हैं हमारा जीवन सकारात्मक और सार्थक बनने लगता है। यही तो सार है। तो अब हमारे अंदर हम अपने चित्त की भूमि में क्या बो रहे हैं, कैक्टस या गुलाब, क्या बो रहे हैं? अगर कैक्टस बोएंगे तो कैक्टस की कटीली झाड़ियां आएगी और गुलाब लगाएंगे तो गुलाब के खुशबूदार फूल खिलेंगे। क्या चाहिए? भावना योग का काम है। भावना योग 2 तरह से काम करता है। एक अपने चित्त की भूमि में उगाए कैक्टस को उखाड़ने का काम करते, मैदान को साफ करते हैं और गुलाब, सद्गुणों के गुलाब को रोपते। दूसरे शब्दों में कहूँ तो हमारे जैसे खेत में गाजर घास उगी होती है ना, तो वहाँ कोई बीज बो तो उगेगा ही नहीं, पहले उसको साफ करना पड़ता है। क्लीनिंग, प्रतिक्रमण के बल पर पूरा क्लीन हो जाता है, सफाई होती, चित्त का शोधन होता है, पुराने संस्कार निर्मूल होने लगते हैं और तब फिर जो हम भावनाओं के माध्यम से सकारात्मकता का बीजारोपण करते हैं वो पल्लवित पुष्पित होकर हमारे जीवन को गुणों से मंडित कर देता है, हमारे स्वास्थ्य को संभाल लेता है। तो हम भावना योग से अपने मानसिक स्वास्थ्य को बहुत बेहतर बना सकते हैं। भावना योग करने वाला साधक संयत भी बनता है, शांत भी बनता है, संतुलित होकर सुखी जीवन जीता है। शांत, संयत, संतुलित और सुखी जीवन जीना चाहते हो? चाहते हो कि नहीं चाहते हो? थोड़ा बताओ तो भाई, थोड़ा जोर से तो बोलो, और जोर से बोलो एक बार। आज रविवार है, बच्चे भी हैं तो बच्चों की दम तो दिखनी चाहिए। एक बार और बोल दो। हाँ,
हाँ, बोलने के लिए बोला बेटा, चीखने के लिए नहीं बोला। तो ये क्या करो, उसके लिए नियमित भावना योग करो। देखिए, भावना योग से जब हमारा मन संतुलित होता है ना, तो हमारे जीवन में सहज संयम भी आने लगता है। फिर अंदर विवेक जागृत होता है, क्या करना क्या नहीं करना हम उसे भली भांति समझने लगते हैं। हमारा इंद्रिय प्रणिधान कम होता है, इंद्रियों की जो प्रवृत्तियां वो संयत हो जाती हैं। ऐसा व्यक्ति कभी कोई मर्यादाहीन कार्य नहीं करता, उसका कोई असंयत अशोभन आचरण नहीं होता। हम चाहते हैं कि मेरे अंदर ये अच्छाई ये आया है, मैं बुराइयों से बचूं, लेकिन जब तक बुराइयों के प्रति हमारी चेतना में आकर्षण बना रहेगा हम बच नहीं सकेंगे। और बुराइयों से आकर्षण मिटाने के लिए भावना योग करना जरूरी है। तो प्रशांत आत्मा इंद्रिय मनश्चेती स्वस्थ इति विधीयते। तो शरीर स्वस्थ हो, मन मस्त हो और आत्मा प्रशस्त हो, पवित्र हो। चैतसिक स्वास्थ्य यानी आत्मा का स्वास्थ्य। जब हम भावना योग करते और जब हम बार बार ये दोहराते हैं, सहजोहम शुद्धोहम शांतोहम शोहम, ये क्या है? ये हमें आत्मबोध की ओर मोड़ता है। आत्मबोध हमारे अंतर में विवेक जागृत करता है, अंदर में जागरूकता उत्पन्न करता है। आत्मबोध आत्म जागरूकता हमारी चेतना को पवित्र बना देती है। ये तो मुक्ति का आधार है। भावना योग के बल पर हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो ये भावना योग कोई साधारण धार्मिक क्रिया नहीं, ये एक ऐसा कीमिया है। कीमिया शब्द का प्रयोग मैं कर रहा हूं, समझते हैं ना? ये एक ऐसा कीमिया है जो तन मन और चेतन तीनों को चमत्कृत कर देता है। जीवन में बदलाव परिवर्तन हम भावना योग के बल पर घटित कर सकते हैं और इसका व्यापक परिणाम ला सकते हैं। पर एक बात मैं पुनः जोड़ूंगा, इन सब बातों को सुनकर आप ऐसी धारणा मत बना लेना कि भावना योग कोई जादू की छड़ी है, कुछ भी हो सो भावना योग करो सब बीमारी ठीक हो जाए। अगर आप बीमार हैं, चिकित्सकीय परामर्श लीजिए, उसके लिए मैं कभी मना नहीं करता, लेकिन केवल चिकित्सकीय परामर्श को ही अपनी पूर्ण चिकित्सा मानने का भ्रम मत कीजिए। चिकित्सकीय परामर्श के साथ यदि भावना योग जोड़ेंगे तो वो आपके लिए संपूर्ण चिकित्सा का रूप बनेगी और आप जल्दी स्वस्थ होंगे। और स्वस्थ दशा में यदि भावना योग करते रहेंगे तो बीमार होने की संभावनाएं कम हो जाएगी। बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका समाधान भावना योग में आप सबको मिल सकता है। जब मैं आज तो आखिरी दिन था ऐसे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, लेकिन कुछ लोगों का अनुरोध आया कि महाराज जी 11 अध्याय तक तो बात हुई, आगे के भी अध्यायों पर चर्चा हो जाए। आपके प्रवचन का यही प्रतिपाद्य हो तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। हमने आपकी प्रार्थना को समझते हुए अपना मन बना लिया कि अगले सप्ताह तक ये क्रम जारी रहेगा। 9 तारीख को रक्षाबंधन दिवस, हम उसे गुण बंधन दिवस के रूप में मनाएंगे। उसका स्वरूप भी आज सायंकाल आपको बताया जाएगा। और 8 तारीख तक ये क्रम अभी और जारी रहेगा। हम भावना योग से अपने परिवार को कैसे प्रसन्न रख सकते हैं, भावना योग से अपने संबंधों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, भावना योग से बाल और किशोर मन को कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है,
भावना योग और कर्म सिद्धांत का संबंध क्या है, आधुनिक युग की जो चुनौतियां हैं उनका सामना करने में भावना योग कैसे मददगार बन सकता है, ये सब आने वाले अध्यायों में विवेचित है और वे ही सारे विषय हमारे यहाँ के प्रतिपाद्य होंगे। आप सब लोगों के आग्रहवश आगामी 15 अगस्त से 24 अगस्त तक एक विशेष प्रवचन माला का यहाँ हमने मन बनाया है, जिसकी कल औपचारिक उद्घोषणा भी आप सबके बीच हो गई। स्वतंत्रता से समग्रता तक ये भावना योग एक पूरा का पूरा प्रवचन माला का शीर्षक है, जिसमें पहले 3 दिन युवाओं के साथ जुड़ा है, जिसमें स्वतंत्रता दिवस और उसके बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी से संबद्ध विषय है, जिसमें जन्माष्टमी को आधार बनाकर वो पहले 3 दिन के विषय की चर्चा मैं कह रहा हूँ, जो मुख्य रूप से युवाओं के लिए विशेष है। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।